हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो अच्छे हो जाओ। चलिए बिना कुछ देरी के हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। ये एक टाइम ट्रैवल पे बना हुआ है और इस पे मॉडर्न वर्ल्ड और हिस्टोरिकल वर्ल्ड ये दोनों दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठकर यानी कि एक ब्रिज पे बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और अपनी डेस्टिनी पे कर्ज कर रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों, वाई, मैं ही क्यों, और ऐसे करके रो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। और दिखाया जाता है कि उसके यानी कि उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं और वहाँ से ब्लड भी निकल रहा है, मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती है। वो बैठकर रोए जा रहा होता है और आज का यानी कि वो अपने आज का दिन दिखता है कि उसके साथ आज क्या हुआ। तो चलिए हम भी फ्लैशबैक में चलते हैं। उसके आज सुबह सुबह उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आता है, क्योंकि नीचे उसकी आंटी लैन कुरन की वाइफ बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी और उसे कह रही थी कि कहाँ मर गया है, इतने देर तक सोता रहता है, घर का काम कौन करेगा, तुम्हारे लिए भी मैं कोई नौकर लाऊं क्या महाराज, जाके जल्दी अब काम कर। तो वो हाँ हाँ करते हुए जाता है और जल्दी जल्दी घर का काम करना शुरू कर देता है। पहले साफ़ सफाई करता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और लाकर अपने आंटी को दे देता है। उसकी आंटी खाती है और वो उसे देखती है कि खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था, मगर फिर भी वह उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि ये कैसा बनाया है, बनाने भी नहीं आता है, ऐसे तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं, तुम मेरे लिए बनाया है, जा जाके फिर से कुछ बना कर लाओ। यानी कि उसे परेशान करने के लिए वो उसे ऐसे कहती है। तो वो मैं उसका नाम बता देती हूँ, लड़का लड़का नहीं बोलने में बन रहा है, उसका नाम वांगजी है, आप लोग तो समझ गए होंगे। वो हमारा लैंसन है। तो लैंसन कहता है जी आंटी मैं अभी जा रहा हूँ। वो जाता है वहाँ से, फिर जल्दी से कुछ ना कुछ बनाकर अच्छा सा लाता है। वो तो उसकी आंटी खाती है, वो था तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मगर वो कहती हाँ ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना ऐसा बनाना कि जो मुझे पसंद ना है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो जी आंटी कहकर अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसकी आंटी कहती है कहाँ जा रहे हो। तो लैंसन कहता है कि आंटी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो उसकी आंटी कहती है पढ़ लिख कर करोगे क्या, हाँ, किसी अल्फा से शादी करने के बाद तुम्हें घर का ही काम करना है, कोई जॉब करने नहीं जाना है, पढ़ने लिखने आप पढ़ाई तो तुम अपना बंद करो। तभी लैंसन कहता है कि आंटी प्लीज़ मुझे पढ़ने जाने दीजिए, मैं तो आपसे फीस भी नहीं मांगता, मैं तो खुद ही जॉब कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता हूँ। तो उसकी आंटी चिल्ला कर कहती है कि तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसे एक स्टिक फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाता है अपने हेड पर। वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, मगर वो फिर भी सर झुका के वहाँ पे खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तो उसकी आंटी उसे है ना इरिटेट होकर कहती है जाओ दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारा कॉलेज आना भी बंद करवा दूँगी। तो वो वहाँ से जाता है जल्दी से अपने रूम में और वहाँ से बैग लेता है, कॉलेज के निकल जाता है। उसे रूम भी अच्छा नहीं दिया गया हुआ था, वह एक क्या कहती है यार स्टोर रूम में रह रहा था बेचारा। वहीं सब कुछ साफ सुथरा करके अपने रहने के लिए इंतज़ाम करके वहीं रह रहा था। वहाँ ये एक ओमेगा वर्स भी होने वाला है और नहीं भी होने वाला है, यानी कि मॉडल 1 में ओमेगा वर्स होगा और ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड में ओमेगा वर्स नहीं होगा। तो आप लोग समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, इसमें ओमेगा वर्स है भी और नहीं भी है, ओके। तो चलिए वीडियो को अब यानी कि अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने रोका था। वो वहाँ से जल्दी से है ना बैग लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। और कॉलेज जाने के बाद फिर वो अपना कॉलेज अटेंड करता है अपने फ्रेंड्स से। उसका ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं था, उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड था, न्यू हुसैन से वो कुछ बातें करता है और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो जब पैदल आ रहा था तब कुछ अल्फाज उसको बुली करने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, क्यों नहीं तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इसके बदले पैसे देंगे। ऐसे कह कर उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, उसे इधर उधर से टच भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील भी होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है। मगर वो फिर भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 ओमेगास थे यानी कि अल्फाज थे, तो वो उससे नहीं जीत सकता था।
इसलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं यानी कि लड़ाई झगड़ा करना चाहता था ताकि उसे प्रॉब्लम हो। इसलिए वो सीधा उन सबको इग्नोर कर कर आगे जाने लगता है। मगर वो अल्फाज बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और यार क्या कहते हैं लफा टाइप के थे। तो वो उन्हें जाकर तंग करने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ थोड़ा टाइम तो बिताओ ब्यूटी। ऐसे कहकर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बैग भी छीन लेते हैं, उसमें का सारा बुक छीड़ देते हैं पूरे रोड पर, जिसकी वजह से वांग जी को गुस्सा भी आता है। उन्हें धक्का मारता है और कहते हैं तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता, तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे घर जाना है, समझ में आया। ऐसे करके वो जल्दी जल्दी अपना बैग बुक से समेटने लगता है। तो वो अल्फाज उससे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमने धक्का मारा। उसे इतनी ज़ोर से धक्का मारते हैं कि वो रोड पे जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और ब्लड भी आने लगता है। उसे बहुत ही रोना आ रहा था, मगर वो फिर भी किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और वहाँ पे से उठ के जाने लगता है। मगर वो अल्फाज उसे फिर भी परेशान करे जा रहे थे और कह रहे थे कि तुमने तो अब हम हमारे ईगो पे हट के अब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और वो उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। उसे एकाक किक भी मार देते हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, मगर फिर भी कुछ नहीं करता है। तभी उधर से कुछ लोग आ रहे होते हैं। यह देखकर वो अल्फाज वहाँ से भाग जाते हैं, ताकि क्योंकि वो बड़े लोग थे और उसे पनिश भी कर सकते थे, इसलिए वहाँ के टीचर्स सब आ रहे थे, तो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पे न्यू हुसैन तौर कराता है और कहता है वांग जी ब्रदर क्या आप ठीक हैं। तो इस पर वांग जी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो इस पर न्यू हुसैन कहता है कि वांग जी ब्रदर आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है, आपको तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, ब्लड भी आ रहा है, चलिए मैं आपको बैंडेज कर देता हूँ। तो इस पर वांग जी कहता है कि नहीं मुझे घर जाना है, क्योंकि अगर मैं जल्दी घर पे नहीं पहुँचा टाइम पे तो आंटी नाराज़ हो जाएंगी और फिर मुझे जॉब पे भी जाना है, तो इसलिए मुझे जल्दी से जाना होगा। तो हुसैन कहता है ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, बस मेरे बैग में है कुछ बैंडेज, मैं आपको जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। न्यू हुसैन कुछ बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं, तो वांग जी मान जाता है। वो दोनों जाकर एक ब्रिज पे बैठते हैं, यानी कि पार्क में जो ब्रिज होता है उस पर जाकर बैठते हैं। न्यू हुसैन अपने बैग से बैंडेजेज और है ना हैंकी निकाल कर उनके बुर्स को यानी कि यार क्या कहते हैं, हाथ चोट को क्लीन करता है, वहाँ पे से जो ब्लड आ रहा था, फिर वहाँ पे बैंडेज कर देता है। न्यू हुसैन कहता है कि ब्रदर आप इतना ज़्यादा क्यों सहते हो, आप उस घर को छोड़ क्यों नहीं देते, दूसरी जगह आप क्यों नहीं रहते, ऐसे भी आप अपना सारा खर्चा खुद ही निकालते होते हैं, आप उस घर को छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर वांग जी कहता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, भले मैं आप काम करता हूँ, लेकिन वो सारी पैसे जो होते हैं वो मेरे पढ़ाई पे और उनकी कुछ ज़रूरतों पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगर मैं दूसरी जगह रेंट पे रहा तो फिर मैं उसका पैसा कहाँ से लाऊंगा। या पक्का वो वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए। जब वो अपने घर यानी कि लैंड मेंशन पहुँचता है तो वो वहाँ उसकी आंटी स्टिक लेके खड़ी हुई थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है अपने आंटी का ऐसे गुस्से वाला फेस दिखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और कहता है आंटी वो मैं। तो उसकी आंटी कहती है तुम इतने लेट से क्यों आए और ये क्या है, किसके साथ थे, क्या करके आए हो जो और ये सब और भी ज़्यादा बोलने लगती है। तुम अपनी माँ पे कहो ये वो मुझ पे ना मुसीबत हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, जिंदा क्यों, अपने माँ बाप के साथ ही क्यों नहीं चले गए, ऐसा वैसा बहुत ही ज़्यादा उसे सुनाने लगती है और उसे स्टिक से मारने लगती है। वांग जी को तो ऐसे ही चोट लगी थी तो उसे दर्द हो रहा था और स्टिक से मगर फिर भी कुछ नहीं करता है। वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर स्टिक का यानी कि पेन को सह रहा होता है। जब उसकी आंटी उसे पीट लेती है, उनका मन भर जाता है, स्टिक भी टूट जाता है तो वहाँ से फेंके चली जाती है। वांग जी वहाँ पे बैठ के फुट फुट कर रोने लगता है कि क्यों, मेरी क्या गलती थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ये सब चोटें भी क्यों लगी। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुना, मुझे इतने ज़्यादा पीट कर चले गए। इसे बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। फिर अंदर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, कहाँ मर गए, खड़ा हो, घर का सारा काम करो, तुम्हारे लिए मैं कोई सर्वेंट नहीं रखूँ। यानी कि
ऐसे ही कुछ बोलती है कि जल्दी आओ, जल्दी आके घर का सारा काम करो। वांग जी किसी भी तरह से वहाँ से उठता है, इतनी चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, चलने में भी नहीं पा रहा था। फिर भी वो किसी तरह जाता है, अपने बैग को अपने रूम में रखता है और फिर आकर नीचे काम करना शुरू कर देता है। वो रोते भी जा रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था अपने हार्ट में, क्या कि मेरे साथ आंटी ऐसा क्यों करती है। उसके अंकल आंटी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। वहीं पे उनका भाई जो लैन सिचन है उसे पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजे होते, क्योंकि वो उनका बेटा होता है लैन कुरेन का और लैन हुई का। तो हाँ भाई, कोई भी अपने बेटा को प्यार करेगा, दूसरे को थोड़ी करेगा। वांग जी सोच सोच कर बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मेरे साथ क्यों, अगर मेरे मॉम डैड होते जिंदा तो मैं भी, वो मेरे साथ भी ऐसा ही प्यार करते हैं। ऐसे कहकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और अपना काम भी कर रहा था। वो किसी भी तरह अपना काम करके ख़त्म करता है और बाहर निकलता है। तब उसकी आंटी वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही होती है डिनर के लिए। तो वो जाकर डिनर भी लगाता है और फिर अपने रूम में जाने लगता है। तो वो अपने जॉब पे भी नहीं जा पाया था इस सब होने की वजह से। तो उसकी आंटी उसे बुलाती है, महाराज कहाँ जा रहे हैं, ज़रा यहाँ आइए तो सही, ऐसे करके उसे टोंट मार कर कहती है। वांग जी ये सब बहुत ज़्यादा सह चुका होता है, उसे पता है कि उसकी आंटी उसे टोंट मारी है। तो वो चुपचाप जाकर अपने आंटी के बगल में खड़ा हो जाता है। उसकी आंटी उसे कहती है कि कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए चुपचाप शांति से रहना और वो जो भी कहें चुपचाप मान लेना। वांग जी इसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में, यानी कि वांग जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उसकी आंटी ने उसे पूछा भी नहीं कि वो करना चाहता है कि नहीं, सीधे अपना फैसला सुना दिया कि उसे करना ही होगा तो मतलब करना ही होगा। तो वांग जी इसे वहाँ पे तो कुछ नहीं करता, हमेशा हिला के अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाके बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है कि मुझे अभी पढ़ाई करना है, मुझे कुछ बनना है, मैं शादी वादी नहीं करना चाहता। मगर ये लोग तो सिर्फ मुझ पे अपने ये फैसले ही थोपते रहते हैं, मेरा तो कुछ सुनते नहीं हैं। ऐसे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। वो सोचता है कि मैं नहीं रहूँगा। वो उसकी आंटी ने उसे बताया था कि वो कोई और नहीं वेन चाओ है। वेन चाओ का नाम सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है वेन चाओ किस टाइप का इंसान था। वो हर किसी के साथ अपनी नाइट स्पेंड करना ही चाहता था, सिर्फ अपने बेड वार्मर ही चाहता था। वो किसी के साथ भी सीरियस रिलेशन नहीं रखता था, हर किसी के साथ वो बदतमीज़ी भी करता था। वो क्योंकि वेंचा कोई और नहीं, उसी के कॉलेज का एक लड़का था, वहाँ के ट्रस्टी का बेटा था, इसलिए वांग जी अच्छे से उसे जानता था कि वो कितना ज़्यादा गिरा हुआ और घटिया लड़का है, अल्फा है। वांग जी ये सब सोच ही रहा था और अपने रूम में बैठकर रो रहा था। उसे पता नहीं अचानक क्या सोचता है, वो अपना रूम को दरवाज़ा खोलता है, चुपके से बाहर निकल कर वहाँ से दौड़कर कहीं जाने लगता है। तब हम दिखाया जाता है कि वो कहीं और नहीं, एक ब्रिज पर जाकर बैठता है। तो फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम वांग जी को देखते हैं जो उस ब्रिज पर बैठकर रो रहा होता है और ये सब सोच रहा होता है कि उसके साथ आज ये सब कितना हुआ। उसकी आंटी उसके से थोड़ा सा अपने बेटे की तरह प्यार भी नहीं कर सकती। उसने यानी कि वो अपने आंटी के साथ क्या ही किया है, हर बात मानता है और वो काम करता है जैसे उसकी आंटी खुश रहे, मगर फिर भी उसकी आंटी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेवियर करती है, बहुत ही ज़्यादा उसको सुनाती है, जबकि उसमें कोई गलती भी नहीं होती है। कभी उसे प्यार से नहीं कहा, माँ का प्यार जो होता है उसे नहीं मिला, नहीं फादर का मिला। उसके डैड के भाई जो लैन चिरेन है वो भी उसे उतना ही हेट करते हैं कि वांग जी, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा था और वहीं लैन सिचेन वो एक अल्फा थे। वो उसकी आंटी है हमेशा लैन सिचेन को वांग जी से दूर रखते थे कि नहीं कहीं तुम मेरे बेटे को ही नहीं फंसा लो और मेरा बेटा कहीं तुम्हारे प्यार में पड़ के अपना सब कुछ गवा ना दे। इसलिए वो लैन सिचेन के साथ भी वांग जी को कभी नहीं खेलने देती थी, हमेशा उन दोनों को दूरी रखती थी। वांग जी लैन सिचेन लेकिन वांग जी को अपना लिटिल ब्रदर मानता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। वो अक्सर अगर यहाँ रहता था अपने मॉम की डांट से मार से उसे बचाता, उसे खाने के लिए ले जा कर देता। जब उसको पनिशमेंट के तौर पे उसकी मॉम नहीं उसको खाना देती और एक रूम में लॉक कर देती, तब लैन सिचेन ही थे जो उसे जाकर बचाते थे और उसे खाने के लिए भी देते थे।
इसलिए वो या लैंसी चैन की मॉम हमेशा है ना लैंसी चैन को वांग जी से दूर रखती थी और उसे हमेशा तो कहती थी कि मेरे बेटे से दूर हो। अगर मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कहकर उसे हमेशा धमकाती रहती थी। जब भी देखती थी कि लैंसी चैन के साथ वांग जी खेलता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा करती थी, जिसकी डर की वजह से वांग जी लैंसी चैन से दूर दूर रहने लगा। लैंसी चैन जानता था कि वो किस लिए ऐसे कर रहा है, मगर वो भी है ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि वो जब भी खेलता है तो उसकी मॉम उसे मारती है, इसलिए वो भी दूर रहने लगा। इसी दूर करते करते लैंसी चैन पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और यहाँ वांग जी का जीना उसकी मॉम हराम कर देती है। जब भी लैंसी चैन की मॉम वांग जी को प्यार यानी कि लैंसी चैन की मॉम लैंसी चैन को प्यार से खिलाती थी, उसे हाँ करती थी, तो वांग जी को अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आती थी। काश उसके साथ भी उसकी मॉम होती तो उसे भी ऐसे ही प्यार करती। और वो ऐसा ही बहुत रोता था कि काश उसके साथ भी ऐसा होता। उसने क्या मांगा है गॉड से, गॉड ने क्यों उसकी मॉम डैड को उससे छीन लिया है। तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तभी वांग जी को यानी कि वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है। वो आसमान में देखता है, छोटी सी स्माइल कर कर कहता है, यानी कि अपने मन में सोचता है कि मॉम डैड बस बहुत हो गया, मैं अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं अब और नहीं सह सकता, मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज़ मॉम डैड मैं आप लोगों के पास अब भी मुझसे ऐसे ही प्यार करना जैसे सिचन गंगा के साथ आंट करती है। और यह कहकर वो ब्रिज पे खड़ा होता है और पानी में कूद यानी कि छलांग मार देता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे फर्स्ट मेल लीड यानी कि विभूषण को देख लेते हैं। हमारा विभूषण वह वे क्लैन का सम्राट होता है, यानी कि वो पूरे क्लैन का सम्राट होता है। वे क्लैन उसका जगह जहाँ वो रहता है, लैन क्लैन, नी क्लैन, वे चियांग क्लैन, जिन क्लैन, मो क्लैन और वेन क्लैन, इन सब पे वो राज करता है। बहुत ही अच्छा राजा होता है। वो सारे क्लैन को बहुत ही अच्छे से संभालता है। उनके प्रजा का जो भी दुख हो सुख हो उन पे साथ देता है और उनके साथ हमेशा इंसाफ करता है। उनके साथ जो भी अन्याय होता है वो उनके साथ इंसाफ करता है और अपने प्रजा को खुश रखता है। इसलिए सारे क्लैन के लीडर भी विंग को विभूषण को अपना सम्राट मानते, एम्परर मानते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हमेशा उसे अपने छोटे बड़े खुशी में दुखी में शामिल करते हैं और वो विभूषण भी उनके हर दुख सुख में उनका साथ देता है। इसलिए विभूषण को सारे क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। बस एक क्लैन को छोड़कर वो है वेन क्लैन। वेन क्लैन जो हमेशा विभूषण को मारकर उसकी गद्दी को हासिल करना चाहता है और सारे सेट को अपने अंडर करना चाहता है, लेकिन ऐसा विभूषण कभी होने नहीं देता है। वो हमेशा अपने सेट के लोगों को बचाने के लिए खड़ा रहता है और हर वो काम करता है जिससे उसके सेट के और बाकी किंगडम के लोग सब खुश रहें। वो बहुत ही अच्छा राजा इसलिए बना हुआ है। और ब्लैक मैजिक यानी कि विन रोहान के क्लैन के किंगडम के लोग सब वेन क्लैन के किंगडम के लोग सब ब्लैक मैजिक के भी यूज़ करते हैं। वेन क्लैन के कुछ लोग हैं जो कि उनके साथ नहीं रहते हैं, वो विभूषण को ही अपना सम्राट मानते हैं। इसलिए वेन क्लैन अक्सर उसे उस यानी कि उससे छोटे से गांव के लोगों को टॉर्चर भी करते हैं कि तुम लोग हमारा साथ दो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। और उस सेट की मुखिया होती है वेंचिन। तो अब चलिए अब हम विभूषण को जानते हैं। विभूषण जो कि 25 साल का है और अपने किंगडम का किंग है, यानी कि सम्राट, एम्परर, कुछ भी कर लो यार, सब कुछ है। और वो सब उसके सब उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। मैडम यू उसकी मैम की यानी कि कांसे शरण की एक अच्छी सहेली है, इसलिए मैडम यू विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और जंग चैन को हमेशा डांटती रहती है कि देखो ये कितना अच्छा सम्राट राजा है जो हर किसी की मदद करता है, तुम कैसे राजा हो जो कुछ भी नहीं करते हो, निकम्मे राजा, ऐसे कहकर उसे डांटती रहती है।
और हमेशा बोलती रहती है कि विभूषण से कुछ सीखो, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो मैंने आपको बताया कि विभूषण 25 साल का है और वांगजी का नहीं बताया है। जो वांगजी अभी 20 इयर्स का है और यानी कि चैंग 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 भी की 20 इयर्स का नहीं, चैंग चैंग 21 इयर्स का है। और याली है जो कि 27 इयर्स की है। उसकी जिन चुश्वान नाम के लड़के यानी कि किंग से यानी कि यार जिन चुश्वान से आप लोग जानते हैं उससे शादी हो चुकी है। और उसका एक छोटा सा बेटा जिनलिंग भी है। ये सब तो यहाँ के हैं और हो गया यानी कि ये यहाँ के सब लोग से हो गया। विभूषण से सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। याली भी विभूषण से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उसे अपने लिटिल ब्रदर की तरह चैंग चैंग से भी ज़्यादा उसे मानती है। इसलिए चैंग चैंग कभी कभी चिढ़ जाता है और कहता है मैं आपका भाई हूँ तो आप मुझसे ज़्यादा प्यार क्यों नहीं करती है। वो होशियार के साथ क्यों इतना अच्छा से रहती है। तो इस पर याली कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और चिड़चिड़े हो। मेरा भाई विभूषण वो बहुत आशियन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो हमेशा मेरी सारी बातें मानता है। इस पर सारे लोग हंसने लगते हैं। जैन चैंग मजाक उड़ाने लगते तो जैन चैंग मुँह फुला के बैठ जाता है और कहता है हाँ ठीक है आप लोग उसी के साइड रो में तो जा रहा हूँ यहाँ पे से। ऐसे कर वो वहाँ पे से चला जाता है। और याली भी सब लोग वहाँ पे आके मिले हुए तो याली भी कहती कि अब मुझे भी जाना चाहिए जिनके लैंड में वहाँ सेब के बहुत सारे काम हैं। तो भी और मैडम यू सब हाँ में से भी लाते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। भी चांग से चरण भी वहीं पे बैठे हुए थे अपने बेटे को देख रहे थे और वो दोनों कहते कि हमारा बेटा बड़ा हो गया उसके लिए उसकी शादी शायद करवा देनी चाहिए थे। लेकिन वो तो शादी के नाम पे चिढ़ता है और किसी भी लड़की को दिखाते हैं तो वो उसे रिजेक्ट ही कर देता है। वो अच्छा राजा तो है लेकिन पता नहीं वो शादी क्यों नहीं करना चाहता है। ये सब कहकर वो बोल रहे होते हैं। तो चांग से चरण कहती है कि मैंने कुछ और राजकुमारियों को पसंद किया है वो अगले हफ्ते आएंगी। तो इस पर विचांग से कहते हैं कि अगर वो नहीं करना चाहता है तो उसे फोर्स मत करो रहने दो भी। तो इस पर वो कहती है हाँ पर मुझे मेरे कंसेंट चाहिए। तो इस पर कहती है हाँ तुम और तुम्हारे शौक ठीक है तुम्हें जो करना है करो। ये सब करके वो सब वहाँ से चले जाते हैं और विंग भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने कोर्ट में जाता है यानी कि अपने राजा के यहाँ राजा के कोर्ट में जाता है। यानी क्या कहते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा है छोड़ आप लोग समझ लो। यानी कि जहाँ पे फैसले होते हैं सुनाए जाते हैं वो वहाँ पे जाता है अपना सारा काम करता है सब कुछ सुनता है सबकी तकलीफ़ सुनता है उसके वहाँ पे सॉल्व करता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। तो वो वहाँ से उठ कर अपने गार्डन में एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सिर्फ विभूषण ही जा सकते थे और किसी का भी जाना अबेंडेड था। वो वहाँ पे चला जाता है घूमता है। अब हमें उस प्लेस को दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा यानी कि व्यू था। फूल खिले हुए थे तितलियाँ उड़ रही थी झरना का पानी झरझर रहा था। आप लोग इमेजिन कर लो कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा। वहाँ पे सब कुछ इतनी मीठी मीठी खुशबू थी कि क्या बता इतना खूबसूरत सा व्यू था। कोई भी अगर इंसान वहाँ पे जाए ना तो वो उसी में खो जाए। वो वहीं देख रहा था वो परेशान भी सकता। वहाँ पे जो झील था उसमें डॉल्फिन्स भी थी रंग बिरंग की डॉल्फिन्स इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या बताऊँ यार। खैर आप लोग इमेजिन से करके ही काम चला लो। तो चलिए अब हम आगे देख वो जान वहीं पे टहल रहा था। वहाँ पे टहल रहा था तब उसे अपने यानी कि पानी में बुलबुला टाइप का कुछ दिखाई देता है। वो कहता है ये क्या है शायद कुछ मछलियाँ होगा वैसे कहकर इग्नोर कर देता है फिर आगे चलने लगता है। तो वो देखता है कि और भी ज़्यादा बुलबुला हो रहा है। तो वो वहाँ पे जाके देखता है क्या है क्या चीज़। वो वहाँ पे जाकर देखता है तो उसमें एक इंसान था। विंग देख के ये शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पे तो हर किसी का आना अबेंडेड है तो फिर ये इंसान कौन है। वो थोड़ा गुस्सा भी होता है मगर कहता है खैर छोड़ो पहले मैं देखूँ तो ये है कौन पहले इसे बचाना ज़रूरी समझता है और उसे बचाने के लिए उस पानी में उतर जाता है। उसे जब वो लेके बाहर निकलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है इसको देखने के बाद। अब आप लोग जान लो कि ये है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय मेरे नादान परिंदों।